हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू सी ए फाइनल स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली आज हम एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों, इस टॉपिक को पिक करने का जो पीछे मेरा मोटिव है वो ये है कि नॉर्मल जो एक्विजिशन हम करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे, वो मेजरली क्या दिया रखा होता है कि 1 अप्रैल से कर रहे हैं, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग से कर रहे हैं या फिर ईयर की एंडिंग से कर रहे हैं, जो दूसरे साल का स्टार्टिंग बन जाता है। बट जब हम मिड ईयर से करते हैं तो उसमें ना कुछ हमको एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करने होते हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट। मान लीजिए आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, जैसे 1 अक्टूबर को किया है, यानी कि 6 मंथ का आपका ऑपरेशन हो चुके थे, फिर आप उसको एक्वायर कर रहे हैं अपनी जो एंटिटी में। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उन 6 महीने का ही बनाएंगे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट हो जाता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ एसेट्स वगैरह में चेंज हुआ हो, लायबिलिटीज़ वगैरह में चेंज हुआ हो, तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट बढ़ जाते हैं। बेसिकली फंडा ये है यार। दोस्तों, जो मैं इसमें क्वेश्चन यूज़ करूँगा वो है टेस्ट योर नॉलेज से। मुझे एक ही क्वेश्चन इसमें दिखा जो था टेस्ट योर नॉलेज से, क्वेश्चन नंबर 5। और भी क्वेश्चन होंगे बट मुझे ये दिख गया तो मैंने यही पिक कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है टेस्ट योर नॉलेज का। इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में राम ने एक्वायर करा है 60% ऑफ कृष्णा ऑन 1 अक्टूबर। ओके, यानी कि मिड ईयर में परचेज करा है। देखो यार, इस क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक्विजिशन हो रहा है 31 जुलाई या 1 जनवरी या किसी भी डेट को ड्यूरिंग द ईयर, तो फंडा यही रहने वाला है, कैलकुलेशन सारी इसी तरीके से होंगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके, इसमें क्या है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। ये बैलेंस शीट है दोनों राम और कृष्णा की, यानी कि ये जो बैलेंस शीट है ये ईयर एंड की दे रखी है। हमारा एक्विजिशन हुआ है मिड ईयर में और एक होता है स्टार्टिंग का डेट। ठीक है, 6 महीने हो गए। ठीक है, इसमें क्या है, चलो पढ़ते हैं। जो नोट्स दे रखे हैं वहाँ से सीधे पढ़ना चालू करते हैं। द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ कृष्णा लिमिटेड शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, यहाँ पे है कि ओपनिंग में रिटेन्ड अर्निंग था कृष्णा का, वो था 60,000 रुपये। ओके, जब हम ईयर एंड देख रहे हैं तो उसमें कृष्णा के पास रिटेन्ड अर्निंग है 1,64,000, यानी कि कृष्णा ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है अपने रिटेन्ड अर्निंग में, कितना ट्रांसफर किया है, 1,04,000 रुपीज़ का उसने रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2001 आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर, यानी कि एक्विजिशन के 1 महीने बाद कृष्णा ने क्या करा था, डिविडेंड पे करा है 10% का। कृष्णा का जो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, वो है 4 लाख रुपीज़। 4 लाख का 10% हो गया 40,000 रुपये, यानी कि जो कृष्णा ने एक्चुअल में अर्न किया था वो था 1,44,000। 1,44,000 हुआ अर्न एक्चुअल का। ओपनिंग था 60,000, जो भी टोटल हुआ उसमें से 40,000 का हमारा चला गया डिविडेंड, यानी कि बाद में बचा 1,64,000। आई होप आपको क्लियरली समझ आया हो इसके पीछे का कैलकुलेशन। कमाया था 1,04,000, इसमें हम ऐड कर देंगे डिविडेंड भी, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर उसको प्रॉफिट हुआ है 1,44,000 का। ओके, सिंपल सा हमने निकाल लिया। इसके बाद है फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 वॉज 4 लाख, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू है 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपीज़। ओके, द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। फॉलोइंग आर द इंक्रीज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर द रिस्पेक्टिव इंडियाज, यानी कि ये कुछ इंक्रीज हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 लाख रुपए से, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 30,000, ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं 20,000, यानी कि ये जो नेट में इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 2,10,000 का। नेट एसेट जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 2,10,000 की। ओके, इट में भी एज्यूम्ड दैट इन्वेंट्री इज अनसोल्ड, इन्वेंट्री अनसोल्ड है, वही सेम वैल्यू आ रही है कैरी फॉरवर्ड। ओके ओके, एंड अदर रिजर्व्स में भी कोई भी चेंज नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें राम कृष्णा को एक्वायर करा, 60% एक्वायर करा 1 अक्टूबर को। हमारे पास दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च, यानी कि ईयर एंड की। हमको इस क्वेश्चन में जो कृष्णा की वैल्यू है वो निकालनी है 1 अक्टूबर को, सारी वैल्यूएशन निकाल के लेके आनी है। उसके अकॉर्डिंग हम जो उस डेट पे हमारा गुडविल का मेन कैलकुलेशन रहेगा वो निकालेंगे। साथ ही साथ पोस्ट एंड प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट निकालेंगे। जो प्लांट एंड मशीनरी में जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो करेंगे, और साथ ही साथ एनसीआई निकालेंगे कि कितना है। तो जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में मेन क्या रहता है
एक रहता है प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी कि एक्विजिशन से पहले का, एक्विजिशन से बाद का प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग हो सकता है जो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए, एग्जाम में आए, तो उसमें बिल्डिंग का दे रखा हो, किसी भी दूसरी एसेट का दे रखा हो, बेसिकली दे जरूर रखा होगा, बिकॉज आईसीआई का जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का वो सिमिलर रहता है, हम सब जानते हैं। गुडविल, एक जब हम 1 अक्टूबर को वो एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें गुडविल कितनी निकलेगी, हो सकता है कैपिटल रिजर्व भी निकले, कितना निकलेगा वो देखते हैं। साथ ही साथ एनसीआई का 4 मेन इसमें कैलकुलेशन रहती हैं, जैसे कि मैंने जब सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि 2 चीज़ें होती है जो कि हम उस क्वेश्चन में मेजरली निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें ये 4 चीज़ें हैं। तो आइए कैलकुलेशन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले ना हम प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेशन देखेंगे कैसे हो रहा है। देखो, बुक वैल्यू इसमें क्या दे रखी थी ईयर एंड की, 2,70,000 बुक वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में। ईयर के 10% का रेट था, ईयर के स्टार्टिंग में मान लो 100 थी, -10 एंड में कितनी आई 90% है, यानी कि ये जो 2,70,000 है ये 90% है। इसी को अगर हम 1 अप्रैल को निकालेंगे तो डिवाइड बाई 90% निकाल देंगे, 3 लाख रुपीज़ की हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या है 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए थी। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 अक्टूबर की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि ये देखने के लिए कि ये जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है। तो बुक वैल्यू हमने निकाली 1 अक्टूबर तक की, तो वो था 3 लाख -5%, यानी कि 10 का 6 महीने का निकालेंगे तो 5%, 2,85,000 रुपये, 2,85,000 का हमारा बुक वैल्यू आ रहा था। फेयर वैल्यू क्या है 4 लाख रुपए, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हो रहा है भाई 1,15,000 रुपये का इंक्रीज है। जब हम जनरल एंट्री अगर पास करेंगे इस केस में तो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इज द 1,15,000 रुपीज़। ओके, डेप्रीशिएशन कितना है यार, देखो हमको ना इसमें जो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन लग रहा है ड्यू टू द फेयर वैल्यूएशन वो निकालना पड़ेगा। 3 लाख की एसेट थी, पूरा अगर नॉर्मल केस चलता तो 30,000 डेप्रीशिएशन आता। इस केस में क्या हो रहा है कि 4 लाख का फेयर वैल्यूएशन हुआ, फिर वहाँ से जो 3 लाख पे हाफ ईयर का जाएगा डेप्रीशिएशन, 4 लाख पे हाफ ईयर का जाएगा, यानी कि 15,000, 20,000, 35,000 हो जाएगा। ये 5,000 रुपये ज़्यादा हो गया अपने 30,000 से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन कितना आ रहा है इस केस में 5,000 रुपीज़ आ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कितना जाएगा, 1,15,000 का इंक्रीमेंटल हुआ है -5,000, जो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन क्या है प्लस हमारा एंडिंग का वैल्यू 2,70,000, 3,80,000, या सिंपल टर्म्स में भी कह सकते हैं जो 4 लाख है -5,000 जो हाफ मिड ईयर का रहेगा अपना डेप्रीशिएशन वो आ जाएगा, 3,80,000 रुपये आ गया। ये हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कैलकुलेशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रॉफिट की तरफ, यानी कि हम निकालेंगे रिटेन्ड अर्निंग जो कि है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन में ऊपर निकाला था, इसमें प्रॉफिट कितना निकला था ड्यूरिंग द ईयर 1,44,000 का प्रॉफिट निकला था, जो कि 60,000 था, फिर 164 था, इसका गैप आया 1,04,000, जिसमें से 40,000 का डिविडेंड भी पे हुआ था तो उसको हमने एड बैक कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना आया 1,44,000 आया ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारा एक्विजिशन हो रहा है मिड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 अक्टूबर, 6 महीने इधर 6 महीने इधर। हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे 6 इक्वल मंथ्स में, तो यहाँ पर आ गया 72,000 हो गया प्री एक्विजिशन। इसको हम टच भी नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी कृष्णा का है पूरा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हम आएंगे जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे, इसमें कितना आया 72,000 आया। डेप्रीशिएशन हम इसमें से माइनस करेंगे, पहली बात क्यों, ये जो एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन 5,000 लग रहा है ये है रिलेटेड टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो इसमें से जो भी एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन है वो हम पहले माइनस कर देंगे, यानी कि जो मेरे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बच रहा है वो है 67,000 रुपीज़, 67,000 रुपीज़ आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, राम ने कितना एक्वायर करा है 60% करा है, यानी कि अभी भी एनसीआई के पास कितना है 40% है, इसको हम 60-40 में डिवाइड करेंगे। इसमें ओके, इसमें एक और चीज़ हुई है, डिविडेंड भी पे हुआ है, 40,000 का डिविडेंड पे हुआ था, जो उस क्वेश्चन में लिखा था कि 1 नवंबर को हमारे क्वेश्चन में था कि डिविडेंड पे हुआ है। तो जब डिविडेंड पे हुआ 40,000 रुपीज़ का, तो डिविडेंड पे हो रहा है 60% जाएगा राम को 24,000, बाकी बचा एनसीआई को 16,000। जो अब प्रॉफिट जो बचा है वो बचा है 27,000, ये राम में गया 60%, एनसीआई में गया 40%। ये कैलकुलेशन उन्होंने देखा। इसमें राम को टोटल कितना रिसीव हो रहा है 67,000 का 40,200 रुपीज़ राम को रिसीव हो रहे हैं, प्लस एनसीआई को कितने रिसीव हो रहे हैं 26,800 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड पार्ट। तीसरा कैलकुलेशन क्या था, गुडविल से रिलेटेड था। आओ अब चलते हैं गुडविल की तरफ। तो गुडविल हम कब निकालेंगे 1 अक्टूबर को गुडविल निकालेंगे। कृष्णा की जो इक्विटी कैपिटल थी वो थी 4 लाख रुपीज़, ठीक है।
रिजर्व्स थे 2 लाख रुपीज़, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं आया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि हम मानेंगे मिड ऑफ द ईयर में भी वही थे रिजर्व, ठीक है। जो अदर रिजर्व थे वो भी थे 2 लाख रुपीज़। रिटेन्ड अर्निंग स्टार्टिंग की कितनी थी 60,000, हाफ ईयर की हम ऐड करेंगे जिससे हम उसको 1 अक्टूबर तक लेके आ पाएँ, तो हाफ ऑफ द ईयर के कितना हुआ 72,000 रुपये हुआ, ठीक है यार। उस डेट को जब हम फेयर वैल्यू कर रहे थे प्लांट एंड मशीनरी का, तो हमारा वैल्यू अप्रिसिएशन कितना हो रहा था 1,15,000 होनी चाहिए थी, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग 285 पर है 4 लाख, यानी कि 1,15,000 का सीधे सीधे वैल्यू का अप्रिसिएशन आ रहा है, वो हम लिखेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अदर जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का अप्रिसिएशन था, जो कि था 2 लाख हमारे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा था, 30,000 से इन्वेंट्री और 20,000 से अपना बढ़ रहा था ये ट्रेड पेबल, तो उसका नेट कितना आ रहा है 2,10,000 रुपीज़। इन सब का हम टोटल करेंगे यार। देखो जो इक्विटी रहा, रिजर्व्स रहे, रिटेन्ड अर्निंग प्लस जो भी एप्रिसिएशन आ रहा है या फिर जो भी डिक्रीज हो रहा है एसेट की वैल्यू में या लायबिलिटी की वैल्यू में, उसको हम जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इसको में लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल पार्ट। तो हम उस बिजनेस का एक्चुअल में जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है 10,57,000 रुपीज़। इसका 60% हम खरीद रहे हैं। इसका 60% कितना आ रहा है यार, ये आ रहा है 6,34,200। अगर हम देखें अपने में, तो राम ने कितने में खरीदा यार ये, तो राम अपने में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 8 लाख रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन कृष्णा लिमिटेड 8 लाख रुपए। चीज़ थी भाई तुम्हारी, कहाँ गया गुडविल, या चीज़ थी तुम्हारी 6,34,200 रुपये की, पे कर रहे हो आप 8 लाख। गुडविल कितना निकला हमारा इस केस में, गुडविल निकला 1,65,800 रुपीज़। तो हमारे 3 मेन कैलकुलेशन हो चुके हैं, जो कि एक है रिलेटेड टू द प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पार्ट, एक है रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी जो भी एसेट का एडजस्टमेंट है उससे रिलेटेड, और एक है गुडविल से रिलेटेड। अब हम एनसीआई का भी कैलकुलेशन इसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के एंड में कर रखा है, जो कि है बैलेंस शीट के बाद। तो और साथ ही साथ जो जब मैंने इसमें बैलेंस शीट बनाई है, तो आप देखेंगे जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 31 मार्च 2002 को। जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैंने इसमें मुझे जो 2 इंपॉर्टेंट नोट लगे, मैंने सिर्फ उन्हीं को बनाया है, जो कि एनसीआई में मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ वो मैंने नोट्स में दे रखा है। साथ ही साथ अदर इक्विटी का नोट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं। तो पहले तो आई नॉन करेंट एसेट की बात। इसमें क्या था यार, 3,80,000 रुपये हमने कैलकुलेट करा था, जो प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्ट करने के बाद आ रहा था, प्लस उसके पास 3,60,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 2 लाख का एप्रिसिएशन हो रहा था उसमें, और 7,80,000 की राम की अपनी खुद की है। तो कंसोलिडेट करा या 17,20,000। गुडविल कितना निकला हमारा 1,65,800 रुपीज़ का गुडविल निकला। करंट एसेट पे आए, इन्वेंट्री मतलब जो भी है टोटल ऐड करा हमने 3,42,800, जिसमें 30 लाख का एप्रिसिएशन था। ट्रेड रिसीवेबल कैश जो कि सेम था, इसमें आई गेस कोई चेंज नहीं था, तो ये आ गया हमारा 1,99,600 एंड 45,000। टोटल आया हमारा एसेट साइड का 24,73,200। इसमें पूरे में क्या एडजस्टमेंट आ रहा था, एक जो हमारे रिलेटेड था, 2 एडजस्टमेंट है, एक तो है पीपी से रिलेटेड जो कि प्लांट एंड मशीनरी है, एक है गुडविल से। ओके, अब आते हैं एसेट साइड। मैंने 4 टोटल बताए थे, यानी कि 2 है हमारे एसेट साइड के और 2 है हमारे लायबिलिटी और इक्विटी पार्ट के। ओके, इक्विटी कैपिटल राम की आ जाएगी 10 लाख रुपए। अदर इक्विटी, अब आते हैं नोट्स की तरफ। देखो राम का जो इसमें रिजर्व दे रखे हैं वो दे रखे हैं अदर रिजर्व 6 लाख रुपए के। रिटेन्ड अर्निंग राम की कितनी है 1,14,400 रुपीज़। ओके, अदर इक्विटी मैंने रिजर्व्स लिखे, अदर रिजर्व्स ओपनिंग आ रहा है ये 6 लाख, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई भी चेंज नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग कितना है 1,14,400 रुपीज़। अब इसमें होगा एडजस्टमेंट। इसमें क्या हुआ, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था वो मेरे पास आएगा 72,000 था, माइनस करा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 67,000 था, तो 67,000 का मेरे पास आना चाहिए था कितना 60%, यानी कि 40,200 रुपीज़। ये आया मेरा एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ श्याम, सॉरी यहाँ पे था कृष्णा तो मैंने श्याम लिख रखा है। 40,000 रुपीज़ आया 67,000 का। बट मैंने क्या किया है, मैंने इसमें डिविडेंड भी रिसीव किया है, तो वो मैं इसमें से माइनस करूँगा। वो कितना था 40 लाख का डिविडेंड उसने पे करा था 10% ऑफ द इक्विटी, तो उसमें था 40% मेरा हिस्सा हुआ, यानी कि सॉरी 60% मेरा हिस्सा हुआ, तो वो आया 24,000 रुपये। 24,000 में माइनस करूँगा अपने 40,200 में से, यानी कि जो नेट आएगा इंक्रीज मेरे में वो है 16,200 रुपीज़ का नेट इंक्रीज आएगा। ओके, 6 लाख रुपये का अदर रिजर्व था। रिटेन्ड अर्निंग आई 1,30,600, 6 + 130,600 यानी कि 730,600 का हमारा
जो आया टोटल अदर इक्विटी आया, मैंने अपने बैलेंस शीट में लिख दिया कंसोलिडेटेड में, अदर इक्विटी 730,600। आई होप आपको समझ आएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का हमने अपने जो भी मेरे से रिलेटेड प्रॉफिट था उसको लिखा, डिविडेंड था उसको माइनस करा, उसमें से आ गया। ओके, इसके बाद आते हैं एनसीआई पे। तो दोस्तों जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे कंपनी का फॉर गुडविल, वो कितना निकला था, 10,57,000 निकला था। एनसीआई कितना है मेरे पास, 40,000 रुपीज़ का है, यानी कि इस डेट पे अगर एनसीआई आता तो वो आता 40% इसका 4,22,800 रुपीज़ का एनसीआई आता। ओके, अब इस एनसीआई में क्या हुआ, मैंने नोट बनाया, इस एनसीआई में हम ऐड करेंगे जो है 67,000 का 40%, जो कि हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका 40% हम ऐड करेंगे। ये आया 26,800 रुपीज़। एनसीआई को भी डिविडेंड मिला था, कितना था, 40,000 का 40%, यानी कि 16,000 रुपये एनसीआई का प्रॉफिट इसमें से हम करेंगे, डिविडेंड सॉरी, इसमें से हम करेंगे माइनस। तो हमारा एनसीआई का पार्ट आया 4,22,800 प्लस 26,800 माइनस 16,000। हमारा कैलकुलेशन आएगा, वो एनसीआई का वैल्यूएशन आएगा 4,33,600 रुपये। तो ये हम जाके लिखेंगे अपने एनसीआई में, सेकंड नोट था हमारा 4,33,600। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग है हमारे पास, कंसोलिडेटेड वैल्यू लिखा हमने दोनों का 1,49,000 एंड 1,60,000। टोटल आया हमारा लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड का 24,73,200, यानी कि हमारी बैलेंस शीट मैच है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें जो बेसिक हमने समझे एडजस्टमेंट्स वो होते हैं 4, जिसमें सबसे पहले आया प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिलेटेड एडजस्टमेंट, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का रिलेटेड। आपके क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आया तो हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग आए या फिर कोई अदर एसेट का एडजस्टमेंट आए, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी का ही। थर्ड में आया गुडविल रिलेटेड। याद रखिए जब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो मिड ऑफ द ईयर, जो इसमें इस क्वेश्चन में था 1 अक्टूबर तक हम सारे जो भी रिजर्व्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो, प्लस जो भी एप्रिसिएशन है वो निकालेंगे, प्लस प्री प्रॉफिट प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट निकालेंगे, सब ऐड कर देंगे, तब वैल्यूएशन निकलेगा उस कंपनी का जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं। चौथे पे आएगा एनसीआई, जो मेन मुझे लगा। फिफ्थ लिख सकते हैं अदर इक्विटी, बट अगर आप प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का निकालेंगे प्रॉपरली तो अदर इक्विटी आपके लिए टफ बिल्कुल भी होने वाला है नहीं। तो ये थे इस क्वेश्चन में जो भी मेन एडजस्टमेंट्स होते हैं वो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेल एंड लीज बैक में जो 2 एडजस्टमेंट थे उनके बारे में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो भी मैंने मतलब सॉल्यूशन करा है ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए, यूज़फुल आपको लगे ये, तो आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने समझा एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर के बारे में। जब भी हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमको करने पड़ते हैं, कौन कौन से मेन एडजस्टमेंट हैं जो कि हमको करने चाहिए। साथ ही साथ हमने फ्लो के बारे में एक समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो फ्लो क्या होना चाहिए हमारा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था रिटेन्ड अर्निंग से, आप प्लांट एंड मशीनरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एफआर का एग्ज़ाम जो है, पहला एग्ज़ाम अपने CA का आने ही वाला है। तो आई होप जिनको ये टॉपिक ना समझ आ रहा हो समझ आ जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।